ओके, सो अब हम बात करेंगे सेक्शन 64 एंड 65 की। और 64 सेक्शन जो है वो डील करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से एंड 65 डील करता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से। तो सेक्शन 64 क्या कहता है, पहले एक बार बेरेट से पढ़ लेते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट इट। कुछ केस लॉज होंगे वो भी हम कर लेंगे। तो सेक्शन 64 कहता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेसिशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या परिणाम निकलते हैं अगर आप किसी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रेस्किंड या रेसिशन खत्म करते हैं तो। ऑफ कोर्स ही बात है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब तक आप उसको वॉइड नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, कि दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन है, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। ऑप्शन है, जैसे ही वो वॉइडेबल को डिक्लेयर करता था, आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म इट, ऑप्शन उसके पास है, उस मोमेंट पे वो भी वॉइड बन जाएगा। तो वॉइडेबल अपने आप में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन दी अदर पर्सन, क्या वो उसको रेस्किंड करता है या नहीं करता। अगर करता है तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे, वो सेक्शन 64 में लिखा है। सो व्हेन अ पर्सन, अगर आप देखेंगे इसको, व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन, वॉइडेबल में ऑप्शन होता है, ये बात हम समझ चुके हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेबल, रेस्किंड खत्म कर देता है, द अदर पार्टी देयर टू नीड नॉट परफॉर्म एनी प्रॉमिस, तो दूसरी पार्टी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नीड नॉट टू परफॉर्म एनी प्रॉमिस देयर इन कंटेन विच ही इज प्रॉमिसर। The party rescinding a voidable contract shall, if he has received any benefit. First of all, देखो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है और उसको रेस्किंड किया जाता है तो पार्टी नीड नॉट टू परफॉर्म इट। जब वॉइडेबल हो गया तो परफॉर्म किस चीज का, डिस्चार्ज ही हो गए। Therein contain in which he is a promiser. फर्स्ट है कि परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 64। वॉइडेबल है, आपने रेस्किंड कर दिया, यू वर हैविंग ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन था, आपने मना कर दिया, रेस्किंड कर दिया। रेस्किंड मतलब खत्म करना, खंडित कर देना, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड इसमें कहता है द पार्टी रेस्किंड अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शैल इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट। अब जिसने रेस्किंड किया है कॉन्ट्रैक्ट को, अगर उसे कुछ फायदा मिल चुका था जब तक रेस्किंड करने से पहले, तो वो उसको क्या करना है, वो रिफंड करना है, रिटर्न करना है। इफ ही हैव received any benefit thereunder from another party to such contract, restore such benefit, वापिस दे दे, so far as may be to the person from whom it was, जिससे उसने रिसीव किया उसको वापिस कर दे। That is section 64। तो हमने एक चीज देखी, सेक्शन 64 में वॉइडेबल है, ऑप्शन होता है पार्टी के पास, वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल रेस्किंड कर सकती है। रेस्किंड करेगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है, प्रॉमिस फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज क्या है, जो चीज उसके पास पहुंच गई है उसको वो रिस्टोर करे, वापिस दे। ठीक है, बिकॉज अगेन द सेम प्रिंसिपल, नो वन कैन बी एनरिच्ड एट द कॉस्ट ऑफ अदर। ठीक है, किसी और की चीज किसी और के पास अगर पहुंच गई है तो वापिस करे, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट रेस्किंड कर रहे हैं तो। नाउ सेक्शन 65 क्या कहता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेक्शन 65 डील करता है वॉइड एग्रीमेंट से। ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन who has received advantage, जिसको कुछ फायदा पहुंचा है void agreement के चलते, और a contract that becomes void। अब इसमें दो बातें हैं, एग्रीमेंट, void agreement। या देखो void agreement क्या होता है, void agreement होता है जो void from the very beginning होता है, इसलिए void के साथ एग्रीमेंट भी लिखा है, और contract becomes void दोनों अलग बातें हैं। void agreement क्या है, जो void ab initio ही है। तो सेक्शन 65 में भी दो बातें हैं, एक तो इनिशियली मिस्टेक, इनिशियली वॉइड एग्रीमेंट जो शुरू से ही वॉइड है, जैसे सेक्शन 26 से लेकर 30 तक वो वॉइड एग्रीमेंट्स हैं, उसके चलते भी अगर कोई इंसान को। अब आप मुझे एक बात और बताना कि क्या 26 से लेकर सेक्शन 26 से लेकर 30 तक अगर किसी को फायदा पहुंचा है एग्रीमेंट के चलते, जैसे हमने रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज की बात करी, शादी रोकने के लिए आप और मैंने कहा कि हम लोगों की शादियां नहीं होने देंगे, माइनर की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे ही हमने बात कर ली। तो अगर इसके चलते आपने और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट और उसके बीच में हमने कुछ लेन देन यानी पैसे का अमाउंट भी आपके और मेरे बीच में है, क्या हम इसको कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हैं? कोर्ट में एनफोर्स नहीं होगा क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट है।
और क्या अगर मेरे पास, अगर आपने मेरे को 10,000 रुपए दे दिए, कैन इट बी रिकवर, कैन इट बी रेस्टिट्यूटेड? रेस्टिट्यूशन है यहाँ पे पॉसिबल? तो उन सिचुएशन में नहीं होता है। पहली चीज, 26 से लेकर 30 तक कोई रेस्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो है ही वॉइड, अनलॉफुल है वो तो, ठीक है। देखो, अनलॉफुल और वॉइड एग्रीमेंट में भी बड़ा फर्क होता है। तो पहली चीज क्या है, ये सेक्शन 65 उन चीजों को एनफोर्स करा रहा है जो वॉइड एग्रीमेंट है, लेकिन रेस्टोरेशन पॉसिबल है। जिन चीजों में रेस्टोरेशन ही पॉसिबल नहीं है, रेस्टोरेशन पॉसिबल नहीं, सेक्शन 65 अप्लाई नहीं होगा। मैं दोबारा एक बार बता दूं, सेक्शन 65 उन चीजों में अप्लाई नहीं होगा जो अपने आप में अनलॉफुल चीज है। बट सेक्शन 65 अनलॉफुल में भी सिर्फ एक लिमिटेड सेंस में अप्लाई हो सकता है, जहां पर अनलॉफुल एग्रीमेंट के बारे में दोनों पार्टीज को नहीं पता था, यही नहीं पता था ये अनलॉफुल है, ठीक है। वहां पर तो रिकवरी पॉसिबल है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड होना लॉफुल है, अनलॉफुल है? जब पीसफुल टाइम है लॉफुल है, बट जैसे ही अगर वॉर छिड़ गई तो अनलॉफुल हो गया। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो पीसफुल टाइम था, बट बाद में लेटर ऑन अनलॉफुल हो गया। दैट वाज नॉट इन आवर कंटेम्पलेशन, हमारे विचार में तो नहीं पता था कि वो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध छिड़ जाएगा और मेरे और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो वॉइड हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। तो उस अनलॉफुल एग्रीमेंट में भी क्या रिम्बर्समेंट यानी पैसा वापस लिया जा सकता है? इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर वॉर छिड़ जाए और मैंने कुछ पेमेंट कर रखी है, कैन आई आस्क द कोर्ट टू कंपेल द पर्सन कि वो मेरा पैसा वापस दिलाए? अनलॉफुल है वैसे तो हो जाएगा हमारी रिकवरी, हमारी रिकवरी हो जाएगा, क्योंकि हमारे बीच में हमें पता नहीं था कि वो अनलॉफुल हो जाएगा। बट अगर हमें पता है कि हम ऑलरेडी गलत चीज कर रहे हैं, तो वहां पे रिकवरी नहीं होती है। गलत चीज जब आपके नॉलेज में है पहले से ही, अनलॉफुल चीजें आपके पहले से ही माइंड में है, देन देयर इज नो रिकवरी। सेक्शन 26 अनलॉफुल है या नहीं है? अनलॉफुल है, शादी रोकना अनलॉफुल है, ठीक है, तो वहां रिकवरी पॉसिबल नहीं है। तो सेक्शन 65 26 से लेकर 30 पे तो अप्लाई होगा ही नहीं, किसी कानून को रोकने के लिए नहीं होगा, सट्टेबाजी पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ध्यान समझना, ध्यान से, बहुत टेक्निकल है, छोटा सा सेक्शन है लेकिन काफी चीजें समझाता है। तो ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट में अगर आपने कुछ एडवांटेज लिया है, डेफिनेटली यू हैव टू रिटर्न, बट नॉट इन अनलॉफुल। बट अनलॉफुल भी कौन सा, वो सिचुएशन लिख देना, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया है तो वो भी रिकवरी पॉसिबल है वॉइड एग्रीमेंट में। लेकिन ऑब्लिगेशन है, रिसीव अगर कोई एडवांटेज आपको मिला है, कोई फायदा पहुंचा है किसी पार्टी को, वापस करें। और अ कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड, दैट बिकम्स वॉइड का मतलब क्या है, वो बाद में वॉइड बन गया था तो वैलिड। अब एक चीज बताओ, सेक्शन 56 क्या है? सेक्शन 56 में जो वहां पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया वैलिड था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वॉइड हो गया बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया जब मैंने आपको शादी का एक हॉल मैंने बुक किया कि भाई शादी होगी, इस हॉल में आके बारात रुकेगी, बट उससे पहले ही और उसके चलते मैंने आपको 1,00,000 रुपए एज अ टोकन मनी दे दिया, शादी का वो बैंक्वेट हॉल आपका टूट गया, क्या आप मुझे टोकन मनी 1,00,000 रुपए वापस देंगे या नहीं देंगे? देंगे सर। बिल्कुल देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट शुरू में ठीक था बट बिकम्स वॉइड, बाद में वॉइड हो गया। सो ये कहता है व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, पहला पॉइंट है इसका, डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, डिस्कवर्ड टू बी वॉइड का मतलब क्या है कि पार्टीज को नहीं पता था ये वॉइड है, लेकिन जैसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इनिशियल मिस्टेक थी, बाद में पकड़ी गई, भाई गलती हो गई, डेफिनेटली रिकवरी पॉसिबल है। या कॉन्ट्रैक्ट जो बाद में वॉइड हो गया, वहां पे भी रिकवरी पॉसिबल है। व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, एनी पर्सन हु हैव रिसीव्ड एनी एडवांटेज, जिसको कोई फायदा मिला है अंडर सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, इज बाउंड टू रिस्टोर। दो वर्ड यूज करें, एग्रीमेंट भी यूज करा है, कॉन्ट्रैक्ट भी यूज किया है। एग्रीमेंट यूज किया वॉइड एग्रीमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट यूज किया है बिकम्स वॉइड, इज बाउंड टू रिस्टोर इट, वापस दीजिए। और टू मेक कंपनसेशन, अगर जो चीज वापस नहीं दी जा सकती उसके लिए कंपनसेशन दीजिए। फॉर इट टू द पर्सन फ्रॉम होम ही हैज रिसीव्ड इट, जिससे आपने वो चीज रिकवर की, रिस्टोर करें
जिससे आपने लिए उसको वापस दीजिए या कंपनसेट दिए। अगर रेस्टोरेशन पॉसिबल नहीं है, कंपनसेशन दीजिए। A pays B 1000 rupees in consideration of B's promise to marry C. A कहता है मैं आपको 1000 रुपए दूंगा इन कंसिडरेशन ऑफ बीस प्रॉमिस। बी ये प्रॉमिस करता है कि वो शादी करेगा सी से, जो ए की डॉटर है। सी इज डेड एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस, और सी मर चुकी है। द एग्रीमेंट इज वॉइड बट बी मस्ट रीपे। एग्रीमेंट तो वॉइड हो गया, क्योंकि देखो जब हमने एग्रीमेंट किया वो जिंदा थी, लेकिन ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम शी डाइड। ठीक है, टाइम के साथ वो मर गई, तो जब एग्रीमेंट ही वॉइड हो गया, जब किया तो वो वैलिड था, जब किया इनिशियली पॉसिबिलिटी थी, बट लेटर ऑन इट बिकम्स वॉइड, वॉइड हो गया, तो भैया 1000 रुपए वापस दो। नाउ बी क्या कहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू डिलीवर टू हिम 250 मंथ्स ऑफ राइस बिफोर द फर्स्ट डे, 1st of May। 250 मंथ्स ऑफ राइस देगा वो। ए डिलीवर 130 ही डिलीवर कर पाया ओनली बिफोर दैट डे, एंड उसके बाद उसने कुछ डिलीवर नहीं किया। बी रिटेन्स, और 130 वो खा चुका है, अपने पास रख चुका है बी। ही इज बाउंड टू पे फॉर देम। ऑफ कोर्स ही बात है, एक 250 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 130 डिलीवर हो गए, तो भैया 130 का पैसा पे कर। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में वो नहीं पे कर पाएगा, आगे 120 नहीं डिलीवर हो पाएंगे। A singer contracts with B, the manager of the theater, to sing at his theater for 2 nights in every week during the next 2 months। 2 महीने तक वो लेडी जो है उसके थिएटर में गाएगी। ठीक है, 2 nights in every week, 2 nights in every week, यानी महीने में कितनी नाइट्स हो गई, 8 नाइट्स। टोटल 16 नाइट्स, 16 नाइट्स का प्रोग्राम हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एंड बी एंगेज टू पे हर 100 रुपीज फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस। हर रात के जो गाने की परफॉर्मेंस के वो 100 रुपए देगा। ऑन द 6th नाइट ए विलफुली, देखो यहाँ ध्यान रखना है, 6th नाइट पे वो जानबूझकर एब्सेंट हो जाती है, herself from the theater, and B in the consequences rescind the contract। और B के पास ये ऑप्शन था कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेस्किन कर सकता है। B must pay A for the 5 nights on which she had sung। तो जो 5 रात को वो जो गा चुकी है उसका पेमेंट तो पे करे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं क्वांटम मैरिड भी नजर आ रहा है यहाँ पर, कि भाई मैं माना कि मैंने आपसे 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, बट आई एम नॉट एबल टू सिंग अ सॉन्ग आफ्टर दी, मैंने 6th नाइट पे ही गाना नहीं गाया, तो जो मैं 5 नाइट के लिए गा चुकी हूँ उसका पेमेंट पे करे। और इनके इसमें भी देखो कई सारी सिचुएशन हो सकती है। अब ये डी में भी लिखा है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सिंग फॉर अ बी एट द कंसर्ट फॉर दी 1000 रुपीज विच आर पेड इन एडवांस। जो पैसे ऑलरेडी एडवांस में दिए जा चुके हैं। जिस दिन कंसर्ट होना था, ए इज टू इल टू सिंग, ए इज नॉट बाउंड टू मेक द कंपनसेशन टू बी। अब यहाँ पर ए बी को कुछ पैसा नहीं देगा फॉर द लॉस ऑफ द प्रॉफिट, कि वो गाती तो ऑडियंस आती तो मुझे इतना प्रॉफिट होता थिएटर के मालिक को। जो सिंगर है वो उसके लिए बाउंड नहीं है प्रॉफिट के लिए, कि उसको कितना प्रॉफिट होता, विच बी वुड माइट हैव बेट इफ ए हैड बीन एबल टू सिंग। बट कम से कम बी को जो लॉस हुआ है, बट मस्ट रिफंड टू बी द 1000 रुपीज पेड इन एडवांस। जब वो गा ही नहीं पाई तो कम से कम जो एडवांस है वो वापस दे दे, क्योंकि उसको बेनिफिट है 1000 रुपए का, जो पहुंच गया वापस दो। आपने जो अपनी टाइम अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया, यू हैव टू पे बैक। ठीक है, बहुत सिंपल से इलस्ट्रेशंस हैं, बट कुछ चीजें हैं जो हम और डिस्कस कर लेंगे। 1-2 केसेस हैं छोटे से, वो भी देख लेते हैं। तो हमने एक चीज देखी, पहला तो 64 जो डील करता है, सेक्शन 64 डील करता है वॉइडेबल, सेक्शन 65 डील करेगा वॉइड। पहले सेक्शन 64 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 64 जिसका बैरक में ही काफी सिंपल एंड क्लियर लिखा है कि जहां पे वॉइडेबल क्या होते हैं, जहां पर ऑप्शन ऑफ द पार्टी, ऑप्शन ऑफ पार्टी है वो रेस्किंड कर देता है। जैसे ही रेस्किंड करता है, खारिज करता है, तो दूसरी पार्टी को जो भी बेनिफिट पहुंच चुके हैं उनको रिस्टोर करें। अगर रिस्टोर पॉसिबल नहीं है तो भैया कंपनसेशन दे। ठीक है, दोनों में से दो एक चीज हो सकती है। ठीक है, दैट इज सेक्शन 64। हाँ, सेक्शन 64, अब सेक्शन 64 में जैसे हम एक अंटी इन्फ्लुएंस क्या है, अंटी इन्फ्लुएंस आप पढ़ चुके हैं। अंटी इन्फ्लुएंस कौन सा सेक्शन है, सेक्शन
60। भाई जब अनड्यू इन्फ्लुएंस में अगर आप चीजें करते हैं तो यहाँ पे वॉइडेबल होती है नहीं होती है? इट इज अवॉइडेबल और व्हाट? वॉइडेबल। वॉइडेबल होती है, यानी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी उसके पास ऑप्शन है, वो चीज को क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है, रेस्किंड कर सकता है। रेस्किंड करेगा तो भैया तेरे को जो पैसे मिले थे, मैंने आपको बताया था, एक एम्प्लॉयर है एक एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का घर जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थी वो 5 लाख में खरीद लिया। बाद में जब ये इस पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं रहा, एम्प्लॉय पे किसी भी तरीके का दबाव नहीं रहा, इसने कॉन्ट्रैक्ट को रेस्किंड कर दिया, कोर्ट में पहुंच जाता है कि मैंने दबाव में दी थी कंसेंट, दैट मीन्स दैट इज अवॉइडेबल। जब अवॉइडेबल हो गया है तो अब जो इसने 5 लाख रुपए लिए हैं, माना कि एम्प्लॉयर को इसको अपना जो प्लॉट था वापस देना पड़ा, एम्प्लॉय को वापस देना पड़ा जो उसने खरीदा था, प्लॉट तो रिटर्न हो गया, बट जो 5 लाख रुपए इसने लिए हैं ये भी इसको रिटर्न करने पड़ेंगे। एम्प्लॉय को 5 लाख रुपए वापस देने पड़ेंगे एम्प्लॉयर को, यही कहता है सेक्शन 64। ठीक है, नाउ सेक्शन 65 कर लेते हैं। सेक्शन 65, नाउ सेक्शन 65 हमने एक चीज पढ़ी इसमें कि एक तो डिस्कवर टू बी वॉइड, डिस्कवर टू बी वॉइड, और एक हमने क्या फ्रेज पढ़ा इसमें, बिकम्स वॉइड। ठीक है, बिकम्स वॉइड, यानी हम इसमें कह सकते हैं कि एक होती है इनिशियल मिस्टेक, शुरू में हमने मिस्टेक कर दी, एंड विच वी फाउंड इट लेटर ऑन, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हमें वो बाद में नजर आई, लेटर ऑन बाद में वो नजर आई कि हमसे गलती हो गई, क्योंकि वो वॉइड है चीज, तो भी रिटर्न करो जो बेनिफिट आपको मिला है। और एक होती है कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, वो वॉइड हो चुका है, मे बी बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। सेक्शन 56, ठीक है, सेक्शन 56 में वो इम्पॉसिबिलिटी हो गई, नहीं परफॉर्म हो पाएगा, लेकिन जिसको बेनिफिट, जिसको हमने अर्नेस्ट मनी दे दी हो, कुछ बकाया कुछ बयाना दे दी हो, वापस दे। ठीक है, एक तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। अब इसमें एक चीज और समझनी है आपको, देखो कुछ चीजें जो चीज शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो है, जो चीज वॉइड एब इनिशियो है भाई उसमें तो रिकवरी नहीं होगी ना। जैसे माइनर का कॉन्ट्रैक्ट है, माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड एब इनिशियो होता है, अंडर सेक्शन 65 में देयर इज नो रिकवरी, बट इसका सॉल्यूशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, सेक्शन 33 का 2 का बी, वहां पे भी क्या लिखा है, जितना उसको बेनिफिट हुआ है स्टेट को, उसकी संपत्ति को, माइनर की संपत्ति को जितना फायदा पहुंचा है सिर्फ उतना ही रिकवरेबल है। ठीक है, क्योंकि माइनर अगर पैसा था वो खा चुका है तो रिकवरी नहीं होगी, लेकिन माइनर ने बैंक में अकाउंट में पैसा डाल लिया, बैंक क्योंकि दैट कैन बी ट्रेसेबल, तो वो रिकवरी हो सकती है, बट 65 में देयर इज नो रिकवरी ऑफ वॉइड एब इनिशियो चीजों के लिए। और इसीलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अनलॉफुल से भी डील कर लेते हैं। अगर हम सेक्शन 65 की बात करते हैं, सेक्शन 65 में अगर हम अनलॉफुल चीजों की बात करेंगे, देखो अनलॉफुल चीजें भी दो तरीके की चीजें हो सकती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो पार्टी वर अवेयर, पार्टीज वर अवेयर, उन्हें पता था कि वो गलत चीज करना जा रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है, नॉट अवेयर, तो जब पार्टीज को पता है कि वो अनलॉफुल चीज करने जा रहे हैं, तो उसमें जो भी जिस मर्जी को भी फायदा हो, व्हाटएवर द बेनिफिट, किसी को फायदा किसी को नुकसान, जिसको बेनिफिट हुआ है, अनलॉफुल चीज पहली चीज तो होती ही वॉइड है, बट अगर किसी को फायदा हुआ है दैट इज नॉट रिकवरेबल, नॉट रिकवरेबल, नो रेस्टिट्यूशन। ठीक है, किसी भी चीज का रेस्टिट्यूशन नहीं होगा, नो। अब एक बात बताओ, स्मगलिंग का, अगर हमने स्मगलिंग करनी है, ठीक है,
अब स्मगलिंग के लिए मैंने ए ने बी को 10 लाख रुपए दे दिए, बी मना कर देता है, परफॉर्म नहीं करता है सपोज, तो क्या ये रिकवर कर पाएगा? ये रिकवर ही नहीं कर सकता 10 लाख रुपए, इलीगल पर्पस है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी तो वॉइड है. बट इफ द अनलॉफुलनेस was not aware between the parties, पार्टीज को नहीं पता था. जैसे इसमें मैंने आपको बताया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो वैलिड था, बट वॉर छिड़ गई. जब वॉर छिड़ गई तो इस एनिमी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना अलाउड नहीं होता है, वो अनलॉफुल हो जाता है. बट उस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में कम से कम जो मैंने अमाउंट दिया है वो रिकवर तो हो सकता है. अमाउंट पेड कैन बी रिकवर्ड. मैं ऑलरेडी ये चीजें कवर कर चुका हूं, आपको बताया भी था. सेम ही केस था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला, जिसमें ट्रेडिंग के चक्कर में जो अमाउंट पे किया था वो रिकवर हो सकता है. ठीक है, तो ये अनलॉफुल एंगल से भी हमने देख लिया. ओके, अब एक केस कर लेते हैं जल्दी से क्विकली. एक केस था फकीर चंद सेठ वर्सेस दम्रूधर बनिया in the year of 1987. ये केस क्या था? प्लेंटिफ ने कुछ पैसा दिया, प्लेंटिफ ने एडवांस दिया डिफेंडेंट को फॉर व्हाट पर्पस कि पैडी की सप्लाई की जानी है. ठीक है, पैडी की जो क्रॉप है उसकी सप्लाई होगी. और उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है दैट इज इन द वायलेशन ऑफ एक रूल रेगुलेशन थे, ऑर्डर था उड़ीसा राइस एंड पैडी कंट्रोल. उड़ीसा राइस एंड पैडी कंट्रोल ऑर्डर था एक 1956 में. एक ऑर्डर था कि इसमें पैडी की सप्लाई नहीं की जा सकती थी, बट दे वर ऑलरेडी मेड इन्होंने ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिया, बट which could not be done because of the Odisha Price and Paddy Control Order 1956 के तहत नहीं हो सकता था. अब ये बाद में इनको पता चला ना, जब ये ट्रेडिंग की बात आ गई तो इन्होंने देखा यार ये एग्रीमेंट जो कैसा, इट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड. इन्हें पता चला यार ये तो वॉइड है. और डिस्कवर्ड टू बी वॉइड में क्या है, रिफंड होता ही नहीं होता है. रिफंड होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली रिफंड होगा. सेक्शन 65 अप्लाई हो गया. इसमें हमें एक चीज और पता चली. हाँ जी सर, ये तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ हो गया ना. तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, डेफिनेटली इग्नोरेंस ऑफ लॉ है, उसमें हम इन्फोर्स नहीं करा सकते. बट हाँ, ये जो सेक्शन 65 का एप्लीकेशन जो है ये हो जाता है उन मामलों में जहां पर किसी को फायदा पहुंच गया है, बेनिफिट जो है वो रिकवर हो सकते हैं. एनफोर्स नहीं कराएंगे हम, इसको एनफोर्स कराने की बात थोड़ी ना कर रहे हैं. इसके पैडी में कॉन्ट्रैक्ट हो तो इसको एनफोर्स करा दिया जाए. बट जो जिस किसी के पास गलती से चली गई है, मे बी मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो इसमें दोनों चीजें कवर होती है. ये चीज भी ध्यान रखना, मिस्टेक ऑफ रीजन ऑफ लॉ हो सकता है, ये भी इस केस में कहा गया. रीजन ऑफ लॉ एंड रीजन ऑफ फैक्ट भी दोनों चीजें कवर हैं इसमें. रेस्टोरेशन पॉसिबल है, ये इसकी पेक्युलरिटी है सेक्शन 65 की. ठीक है, तो प्लेंटी वाज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रिफंड ऑफ द एडवांस पेड बाय हिम. ठीक है, आपका सोचना बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल है. बट वो जो है वो हम उसको एनफोर्स कराने की बात नहीं कर रहे. डेफिनेटली वो वॉइड होता है, बट रेस्टोरेशन जो बेनिफिट पहुंच गया वो वापस किए जा सकता है. तो दोनों चीजें इस केस में ये भी डिस्कस किया गया, रीजन ऑफ लॉ हो चाहे रीजन ऑफ फैक्ट हो, बोथ आर कवर्ड. बट एक चीज ध्यान रखना, अनलॉफुल एग्रीमेंट्स जो पार्टीज को अवेयर थे, इफ दे वर अवेयर अबाउट इट, वहां रिफंड नहीं होगा. ठीक है, अनलॉफुल और वॉइड में भी बड़ा फर्क होता है.
ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं वो मैं आपको पहले ही लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अनलॉफुल, वॉइड, वॉइड एब इनिशियो, सब चीज में अगर कोई दो वर्ड्स बने ना तो दोनों में डिफरेंस जरूर होगा। एक केस और कर लेते हैं। तो इस केस में इसको रिकवरी रिफंड हो गया। अब एक केस जो है, केस का नाम है फिब्रोसा। फिब्रोसा स्पोल्का एकियाना वर्सेस फेयर बर्न लॉसन कॉम्बे बारबाउ 1942। बहुत सिंपल सा केस है। इसमें कोर्ट ने अलाउ कर दिया फॉर द रिकवरी ऑफ 1000 पाउंड। बेसिकली 1000 पाउंड जो पेड किए गए थे एडवांस, इट वाज पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। एक मशीनरी परचेज करनी थी, उसके लिए एडवांस पैसा पे किया गया 1000 पाउंड। और लेकिन जिसका परफॉर्मेंस लेटर ऑन इट वाज डिक्लेयर्ड एज इलीगल। बाद में उसको इलीगल कर दिया गया, इस तरह की मशीनरी डिलीवर नहीं हो सकती। तो जिसको 1000 रुपए एडवांस दे गए थे वो रिटर्न हो गया। एंड वाइड बिकॉज इलीगल क्यों हो गया था? बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ वॉर। इंटरवेंशन ऑफ वॉर छिड़ गई थी। जब वॉर छिड़ गई तो चीजें इलीगल हो जाती है। एनिमी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हम। तो जब नहीं कर सकते तो भैया जो रिफंड है वो तो हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। एंड देयरफॉर 1000 रुपीज वर 1000 पाउंड वाज रिकवर्ड और ये अलाउ किया गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। सेक्शन 26 से लेकर 30 तक ये सारे क्या है? अगर आप देखें ये वॉइड तो है, बट वॉइड भी क्यों है? क्योंकि अनलॉफुल है। वॉइड तो सेक्शन 56 भी है, बट वो अनलॉफुल थोड़ी ना है। सेक्शन 56 तो वैलिड होता है लेकिन बाद में वॉइड हो जाता है। बट ये जो सेक्शन 26 है, शादी को रोकना, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। सेक्शन 27 क्या है? रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, सेक्शन 28 लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग्स। 29 अनसर्टेन को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। और 30 वेजरिंग। ये सारी चीजें तो अनलॉफुल है ना। शादी रोकना कोई ठीक बात थोड़ी ना है। माइनर की रोको, बिल्कुल आप एनजीओ बना सकते हैं, एक एनजीओ बना सकते हैं जो माइनर की चाइल्ड मैरिजेस को रोकेगा। बट एक लॉफुल मैरिज को रोकने के लिए आप रिस्ट्रेन अगर करते हैं, दैट इज अनलॉफुल। तो ये तो अनलॉफुल है ही। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इफ इट इज अनलॉफुल, कैन अ रिकवरी पॉसिबल अंडर सेक्शन 65? ये तो वॉइड है ना सारे। ये अनलॉफुल है बिकॉज ऑफ द वॉइड। These are agreements are void because of unlawful. Void है because of unlawful. Can recovery is possible under section 65? No. नहीं होगी भाई, इतना ही समझना है आपको। रिकवरी इज नॉट पॉसिबल। और ये हमारा सेक्शन 65 हो जाता है खत्म। सर ये आपने लास्ट में क्या बोला, एक बार दोबारा समझाना। मैंने कहा ये जो 26 से 30 तक जो मैंने लिखे हैं सारे, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, वेजरिंग, ये सारी चीजें क्या ये अनलॉफुल है ना? सट्टा लॉ लीगल है क्या? नो सर। अनलॉफुल है इसलिए वो वॉइड है। और वॉइड क्या होते हैं? जिसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते। तो अगर किसी वॉइड, ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिखे हैं, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग और वेजरिंग, इसके चलते अगर दो पार्टीज में कुछ पैसे का लेन देन हो गया है तो क्या वो रिकवर हो सकता है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया। जब वॉइड हो गया तो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या सेक्शन 65 अप्लाई होगा? 65 क्या 65 में वॉइड एग्रीमेंट्स की रिकवरी है? वो भी उन केसेस में जो 26 से लेकर 30 तक कवर हो रहे हैं। इसका आंसर है नो, क्योंकि अनलॉफुल है।
शुरू से ही अनलॉफुल नहीं। ठीक है अर्चना, समझ में आई बात? यस सर, लेकिन फिर सब किस में होगा, फिर किस वॉइड एग्रीमेंट में पॉसिबल होगा रिकवरी? वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो डिस्कवर टू बी वॉइड, बाद में पता चला। अभी एग्जांपल लिखवाए ना पेडी वाला, बाद में पता चला ना कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, तो रिकवरी हो गई। ठीक है, अब जैसे एक और केस आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है फिब्रोसा में वॉर छिड़ गई तो भाई जो ट्रेड हो ही नहीं सकता, वॉइड हो गया क्योंकि अनलॉफुल हो गया। अब जब अनलॉफुल हो गया तो लेकिन उसमें अमाउंट जो पेमेंट दी थी वो रिकवर हो सकती है, बट 26 से 30 में नहीं होगी रिकवरी। ठीक है, अगर विलफुल होगा, जैसे आपने पीछे 2 कैटेगरी बताई है ना कि अनलॉफुल वेयर द पार्टीज वर अवेयर। बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बैरेट में नहीं लिखा वो। लेकिन एक बार बताओ, आपको मेरे को पता है स्मगलिंग करेंगे हम दोनों, हम किस चीज की स्मगलिंग करने जा रहे हैं? हम एक ऐसी चीज की स्मगलिंग करने जा रहे हैं जो बैन है, ओपियम हो, गांजा हो, चरस हो। आपको मैं 10 लाख रुपए दे चुका हूँ, ठीक है, बाद में हमें पता चला यार ओपियम गांजा तो अलाउड नहीं है, हमें पता चला ओपियम गांजा की ट्रेडिंग हम नहीं कर सकते, तो क्या मैं आपसे 10 लाख रुपए वापस ले सकता हूँ? नो सर। पर ये बात है। और सर इसी को अगर आप रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज में करके बोलेंगे तो? शादी, चलो आप और मैंने हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया भाई हम शादी रोकेंगे किसी की, ठीक है, तो शादी रोकना लॉफुल होता है या नहीं होता है? अनलॉफुल होता है वो भी। आपने मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हम इसकी शादी होने नहीं देंगे, इस लड़की की शादी नहीं होने देंगे, गुंडे हायर कर लिए, एग्रीमेंट कर लिया, क्या वैलिड है वो एग्रीमेंट? नहीं, तो और उसमें रिकवरी सपोज करो गुंडों को 10-10 लाख, एक 10-10 हजार रुपए दे दिए, बाद में मेरे को पता चल रहा है यार ये तो हम गलत कर रहे हैं, क्या गुंडे वापस देंगे मुझे पैसे? नो सर। तो सर इसमें बस ये है कि जो मतलब अवेयरनेस की बात है, अगर पार्टीज वर अवेयर तो फिर वहां पर वो पॉसिबल नहीं होगा, और अगर नॉट अवेयर तो हो जाएगा। नॉट अवेयर वाले केस के लिए मैंने आपको केस करा दिया ना, ये वाला, जैसे कौन सा केस है, पेडी वाला, दे वर नॉट अवेयर अबाउट। यस सर, ठीक। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का उनको फायदा मिल गया, मिस्टेक ऑफ लॉ का भी फायदा मिल गया। बट इन चीजों में जो शुरू से ही इलीगल है या अनलॉफुल है, उनमें रिकवरी 65 में पॉसिबल नहीं है। 65 में कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है, जो चीज इलीगल है वो इलीगल है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, और कंपनसेशन तो मिल ही सकता है, जरूरी नहीं है देखो जो मैंने रिकवरी ले ली उससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। कई बार ऐसा होता है कंपनसेशन भी मिलता है। कंपनसेशन का जो हम सेक्शन करेंगे 7345 वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, दैट विल बी डन।